बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, पेंशनरी बेनिफिट के बाद, डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद अब टीचर्स भी सड़कों पर हैं। पेंशनरी बेनिफिट की अगर बात करें, जो है वो पेंशन जो मिलती है उसकी अगर बात करें तो उसकी कटौती के ऊपर भी जो है वो तमाम सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर थे और सरापा एहतजाज रहे हैं। स्कूलों के टीचर सरापा एहतजाज रहे हैं कि जी उनकी पेंशन जो है जिसमें इजाफा किया गया था पिछले सालों में, वो ख़त्म कर दिया गया है। इसी तरह क्लर्क सड़कों पर रहे हैं, डॉक्टर्स सड़कों पर रहे हैं। अब एक और कम्युनिटी हमारे साथज़ा, वो भी अब सड़कों पर है। यूनिवर्सिटियों के साथज़ा वो भी सड़कों पर है। क्या वजह है कि ऐसी कौन सी ऐसी बात है कि पढ़ाने वाले टीचर सड़कों पर आ गए हैं? कौन सी ऐसी मजबूरी है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि हुकूमत की जानब से जो है वो साथज़ा के ऊपर जो ख़ास तौर पर रिसर्चर्स के टैक्स की जो छूट थी वो ख़त्म की जा रही है। 25% छूट क्यों ख़त्म की जा रही है, इसके ऊपर पहले भी एहतजाज हो चुका। आइंदा एक मरतबा फिर जो है वो एक बड़े पैमाने पर 11 मार्च को एहतजाज करने का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से आज बात करते हैं कि ये क्यों, क्या, कैसे हुआ, कौन सी ऐसी वजूहात है कि ये टैक्स जो छूट रिसर्चर्स को दी गई थी ये ख़त्म क्यों की जा रही है, इसका इफेक्ट क्या होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर। इस नोटिफिकेशन को अमल दरामद इस पर किया जा रहा है, इससे कितने लोग मुतासर होंगे, इसके ऊपर आज बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर साइमा खान, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं GC यूनिवर्सिटी से और वाइस प्रेसिडेंट एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन GCU की। इनसे बात करेंगे। अकदस वहीद संदेला मेरे साथ मौजूद हैं, लेक्चरार हैं और तज्ज़िया कार है, GC यूनिवर्सिटी में लेक्चरार भी हैं। वेलकम मैडम आपको कहते हैं। इसी तरह डॉक्टर मोहम्मद नुमान आफ्ताब प्रोफेसर भी हैं GC यूनिवर्सिटी में और जो है वो एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन GCU के सदर भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। और इसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी एकेडमिक एसोसिएशन के जो सदर हैं डॉक्टर अमजद अब्बास मगसी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। टेलीफोन लाइन पर होंगे, वीडियो कॉल पर होंगे, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले चूँकि वो फेडरल के सदर हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, डॉक्टर अमजद साहब बताइएगा, क्या मामला सड़कों पर आ गए हैं? क्या कौन सी ऐसी वजूहात है कि टैक्स छूट खत्म की जा रही है आपके ऊपर? जी, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। जैसे आप फरमा रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा को अपने हकूक़ के लिए आखिरकार बिलाखिर मजबूर होकर, और वो भी रमज़ान के महीने में, सड़कों पर आना पड़ा। और इसकी एक बैकग्राउंड है, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये मुतालबे और खतूत हुकूमत को लिखे जा रहे थे। जब हुकूमत ने किसी भी तरीके से इसके ऊपर कोई जो है अपनी रजामंदी नहीं दिखाई, तो असातिज़ा के पास इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बच कर चुका था। क्योंकि ये जो टैक्स रिबेट का इशू है, इससे जो है ये एक इंसेंटिव था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस थे जो असातिज़ा को जो बाकी सरकारी मुलाजमीन को मिलते थे, नहीं मिल रहे थे। तो इसकी वजह से ये एक 2006 से एक इंसेंटिव स्टार्ट हुआ टैक्स के हवाले से, एक रिबेट जो कि पहले 75% हुआ करता था, और उसके बाद इसको 2013 में 40% किया गया, फिर 2018 में इसको 25% किया गया। और अब जो है बहुत अफसोसनाक सूरत हाल की, ये पिछले साल एक दफ़ा तजवीज़ आई, लेकिन फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं सेनेटर औरंगज़ेब साहब, इन्होंने इसको कमिट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये रिटेन रहेगा। क्योंकि ये एक वो वाहिद रास्ता था जिसमें बाकी बहुत सारे अलाउंसेस जब असातिज़ा को नहीं मिल रहे थे, तो इसके ज़रिए एक छोटा-सा रिलीफ़ था जो में से मिल रहा था। तनख्वाहें पहले भी कम थीं, और जब ये अचानक अब इस रिलीफ़ को ख़त्म किया गया, तो उससे तनख्वाहें जो है मज़ीद कम हो गई, जिससे बहुत ज़्यादा माली मसाइल का शिकार हो गया असातिज़ा कराम। अमजद अब्बास और मगसी साहब मुझे बता दें कि कितने कम जो है वो तनख्वाहें होंगी आपकी, कितना जो है इसमें फ़र्क पड़ेगा, और ये कितने बड़े पैमाने पर इस वक्त जो रिसर्चर्स हैं ये कितने बड़े पैमाने पर मौजूद हैं, और ये सिर्फ रिसर्च करने वाले साथीज़ा हैं? जी, ये बिल्कुल PhD उस्ताद हैं, और जो इस वक्त मुल्क की पूरी यूनिवर्सिटीज़, जो पूरे मुल्क की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और इससे हज़ार रुपए का फ़र्क पड़ा है। ये अभी पड़ना नहीं है, पड़ चुका है। और यही मैंने कहा कि जैसे ही रमज़ान स्टार्ट हुआ, तो जो तनख्वाहें मौसूल हुई असातिज़ा कराम यूनिवर्सिटीज़ के, तो यकम रमज़ान को जो उनको तनख्वाहें मिली वो बहुत ही ज़्यादा, हज़ारों रुपए, 20, 25, 30 हज़ार रुपये अचानक जब तनख्वाहें कम हुई, तो उसके लिए लामाला आप समझते हैं कि बहुत बड़ी परेशानी के वो बाइस बनी। जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि असातिज़ा मजबूर हो गए कि अपनी क्लासरूम को छोड़ के वो सड़कों पर आने, जो कभी भी शायद हम इसको कभी पसंदीदा सूरत हाल नहीं समझते। लेकिन जब आप देखें कि वज़ीर ख़ज़ाना को ख़त लिखे गए मुसलसल, उसके बाद चेयरमैन FPR को खतूत लिखे गए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को खतूत लिखे गए, और बड़े हर तरीका आज़माया गया कि उन तक ये ऐवान तक ये बात तो आप पहुँचे है। समझते हैं कि लेकिन एहतजाज उसके करने से बाद आपकी बात सुनी जाएगी?
آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا؟ کسی نے ابھی تک بات کی؟ کیونکہ آپ تو جی سڑکوں پر ہیں، سراپا احتجاج ہیں. جی اس وقت جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے رابطہ تو ہوا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ جب تک کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جاتا، کیونکہ جن کی تنخواہ کم ہو گئی ہے اور جن کو بہت زیادہ مالی پریشانی کا سامنا ہے، تو جب تک ان کے لیے ایک مالی جو ہے عملی قدم نہیں اٹھایا جاتا، اور یہ ٹیکس ریبیٹ کا جو فیصلہ ہے، جو چھوٹ ختم کرنے کا جو فیصلہ ہے، اس کو بحال نہیں کیا جاتا، یعنی ٹیکس ریبیٹ بحال کی جاتی ہے فوری طور پر، جس میں کوئی بڑی ممانعت بھی نہیں ہے، اور یہ فوری طور پر کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں، کیونکہ ایک ایف بی آر کے نوٹیفکیشن سے اس کو واپس لیا گیا ہے. بالکل ہو تو اگر سکتا ہے، اس کو بالکل ریسٹور ایسا ہی کیا ہے. جائے تو بہت جلد میں میں سمجھتا ہوں آپ کی اساتذہ طرف دوبارہ کرام آتا ہوں. یہاں پر فوری طور کچھ پر. مزید جو گیسٹ ہیں میرے ساتھ ان سے بھی شامل کرتے ہیں گفتگو میں. لیکن ناظرین یہاں پر بات یہ ہے کہ پی ایچ ڈی ہولڈر جو ہیں وہ کتنی دیر بعد جا کے آپ اسٹڈی کرتے ہیں، پھر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنا ایک بڑی بات ہوتی ہے، آپ کو بڑی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، پھر اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ریسرچ وہ کرتے ہیں، اور انہی کے اوپر جو آپ نے 25% جو اگر یہ آپ نے کٹوتی اگر اس کی اگر چھوٹ دی تھی تو وہ اب واپس لے رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے اوپر سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کس نے جو ہے وہ یہ فیصلہ حکومت کو کرنے پر مجبور کیا ہے، کیا معاملہ ہے. اس کے اوپر میرے ساتھ موجود ہیں مزید جو گیسٹ ان سے بات کر لیتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد نعمان آفتاب صاحب ہیں جو کہ صدر ہیں اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن GCU کے. ڈاکٹر محمد نعمان صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے کے اوپر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ٹیکس ریبیٹ ہے وہ پروفیسر یا ریسرچرز کو کیوں دی گئی ہے، اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے. یہ 2001 کی بات ہے جب جنرل مشرف صاحب کے دور حکومت تھی، تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ یونیورسٹیز کو اور ریسرچ کے اداروں کو تھوڑا سا اپ گریڈ کیا جائے، اور اس سلسلے میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم یونیورسٹیز کے اساتذہ اور ریسرچرز کو 75% ریبیٹ دیتے ہیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ بہت سارے جو باہر پاکستانی جو اچھی جو پوسٹ پہ ہیں ان کو پاکستان واپس لا کے اداروں میں اپنے اداروں کو اسٹرینتھن کیا جائے. تو 2001 میں انکم ٹیکس آرڈیننس کے تھرو یہ جو ہے 75% ریبیٹ سے سٹارٹ ہوا تھا، وہ امپلیمنٹ کیا گیا، اور یہ کافی عرصے تک 75% ریبیٹ جو ہے وہ چلتا رہا. اور مقصد وہی تھا کہ ایک تو برین ڈرین کو روکا جائے تاکہ انسینٹو ملے اور ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پاکستان سے باہر نہ جائیں، اور پھر دوسرا تھا کہ ان باہر سے لوگوں کو پاکستان میں لایا جائے. لیکن انفارچونیٹلی جب یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی 2013 سے، تو انہوں نے اس ریبیٹ کو 75% سے کم کرتے کرتے 50% پہ لے آئے، اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے یہ 25% پہ آ کے رک گیا. اچھا 75% آپ کو ریبیٹ جی ملتا رہا ہے جی. تو اب یہ 25% میرا اس دور میں ویسے بھی بہت زیادہ کام یونیورسٹی کے اوپر کیا گیا تھا، ریسرچ کرنے والے ڈاکٹرز کے اوپر کیا گیا تھا، پی ایچ ڈی ڈگریوں کے اوپر یونیورسٹیوں کو گرانٹ دی گئی تھی. جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں جی میں اسی دور کی بات کر رہا ہوں جب یہ 2002 میں جو HEC جو ہے بائی ایکٹ بنی تھی، آرڈیننس بنی تھی، تو اس دور میں یہ بہت اچھا اسٹیپ لیے گئے تھے اور ہماری یونیورسٹیز ایکسیل کر رہی تھیں. لیکن جوں یہ HEC کی گرانٹ بھی کم ہوئی یا ٹیکس ریبیٹ بھی کم ہوئے تو ہمارا جو ہے وہ ڈیٹوریشن کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا. اور اب صورتحال یہ ہے اب جو 25% رہ گئے وہ بھی اب اس کا خاتمہ ہم سے لے لیا گیا. نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، ختم کر دیا گیا جی وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے FBR نے، بلکہ اس دفعہ جو سیلری آئے گی جی وہ سیلری آ گئی ہے. ہم سے جو ہے وہ ایک تو وہ 25% ریبیٹ بھی لے لیا گیا ہے اور پچھلی ریکوری بھی ڈال دی گئی ہے. اچھا افسوس کی بات کہ ریکوری بھی ڈال دی گئی ہے. ہاں جی جو FBR کا لیٹر ہے وہ یہ تو لاکھ روپے پھر آپ کو دینے پڑیں گے. جی ہمیں بہت کچھ دینا پڑے گا. جی ہمیں ہو سکتا ہے ہمیں اپنی بہت ساری گھروں کی چیزیں سیل کر کے یہ تو عجیب قسم کا جی، اور وہ جولائی 2022 سے ہمیں ریکوری ڈال دی گئی ہے کہ ہم نے وہاں سے واپس کرنے ہیں. اور مسئلہ ایک اور بھی یہاں پر ہے کہ یہ جو ریبیٹ ہم سے لی جا رہی ہے اس کے جو ریٹرن میں ہم جیسے بہت سارے جو اسکیل میں باقی ڈپارٹمنٹس کے جو آفیسرز ہیں یا امپلائیز ہیں ان کو بہت ساری گرانٹس اور مراد دی جاتی ہیں. ہمارے پاس صرف یہی ایک 25% ریبیٹ تھی، وہ بھی ہم سے واپس لے لی گئی ہے. تو اب اس سے وہی ہوگا کہ ایک ٹیچنگ کمیونٹی جو یونیورسٹیز کی ہے، ریسرچر ڈسارٹ ہوں گے، اور پھر وہی ہوگا کہ جو ہو رہا ہے برین ڈرین کا جو سلسلہ ہے یہ بہت تیزی سے آگے جائے گا. وہ تو چل رہا ہے. میں یہاں پر جو ہے وہ اقدس وحید سندیلہ صاحبہ سے بات کرتا ہوں. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ آپ کرتے کیا ہیں، آپ کو کیوں یہ جو ہے وہ چھوٹ جو ہے وہ اس کا آپ اس یہ جو بینیفٹ آپ کو ہے یہ کیوں دیا جائے؟ آپ بتائیں نا، کیا آپ کا کام کیا ہے، ریسرچرز کا کیا کام ہے، ہم بتا دیں میرے ناظرین کو. السلام علیکم میاں صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ایک تو موقع دینے کے لیے. دیکھیں استاد کیا نہیں کرتا،
آپ مجھے یہ بتائیں استاد تعلیم بھی دیتا ہے, استاد تربیت بھی کرتا ہے, اور استاد صرف چند گھنٹوں کی ڈیوٹی. اچھا ٹھیک ہے, یہاں پر یہ سوال میں ڈاکٹر سائمہ خان سے ہی کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ جو ہے وہ کیا ایک ٹیچر, ایک استاد, کیا آپ کی ڈیوٹی کیا ہے, کتنے گھنٹے, 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہوں گے آپ, کتنی ڈیوٹی ٹائم کے آپ؟ تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ می. بات یہ میاں صاحب کہ جنرلی ہمارے یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں سب سے کم تر جس پروفیشن کو سمجھا جاتا ہے وہ ٹیچنگ ہے. آلدو یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس کے اندر اگر آپ ڈفرینٹ ریسرچز بھی اٹھا کے دیکھیں, خاص طور پہ فیمیل کو ہمیشہ ٹیچنگ میں جانے کے لیے انکریج کیا جاتا ہے. اینڈ سملرلی ایک میل پروفیسر ہونا اٹس اے ویری ویری پریویلیجڈ اسٹیٹس کہ ایک پروفیسر ہے, پی ایچ ڈی کی ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے مینشن بھی کیا, اور پھر اس لیول تک آنا کہ وہ انٹلیکچولی بھی اتنا ہائی ہے. لیکن سمجھا اس رسپیکٹ کے باوجود سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہمارا ٹیچرز کا کوئی کام نہیں ہوتا, وہ صرف جاتے ہیں, جا کے آرام سے بیٹھتے ہیں, چائے پیتے ہیں اور تھوڑی سی گپ شپ لگاتے ہیں, ایگزیکٹلی تھوڑی سی گپ شپ لگائی اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور واپس آ گئے. بٹ دس از ناٹ ریالٹی ان ایکچوئل. دیکھیے ہمارا جب ایک پروفیسر جاتا ہے اپنی کلاس کے لیے جاتا ہے, چاہے وہ لیکچرر ہو, اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ ہو یا پروفیسر ہو, جب وہ اپنی کلاس کے لیے جاتا ہے تو اس کو اپنا لیکچر پریپیئر کر کے جانا ہوتا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس آج کل اتنے عقل مند ہو چکے ہوئے ہیں, یو نو آل دا نالج از اویلیبل آن یوٹیوب, تو وہ اگر ٹیچر نہیں پڑھ کے جاتا اس کو فوراً سے پتہ چل جاتا ہے, اس کی کمپلینس چلی جاتی ہیں. تو ایک ٹیچر کو بہت ہی اچھے طریقے سے پریپیئر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا روز ٹیسٹ ہوتا ہے, روز ٹیسٹ ہوتا ہے, اور ٹیچرس بچے اسکروٹنائز کرتے ہیں کہ کون سا اچھا ٹیچر ہے, کس کو آتا ہے کس کو نہیں آتا, اور وہ ڈسکس کرتے ہیں باقاعدہ. اچھی بات ہے, اس سے تو ہمارا جو ہے وہ تعلیمی معیار جو ہے وہ بھی بہت اچھا بہتر ہو جائے گا. جی ہو جائے گا اگر ہماری تنخواہیں بھی بہتر ہو جائیں, کیونکہ پھر ہم ورڈ ہو جاتے ہیں نا اس چیز میں کہ آپ اچھی تعلیم دے رہے ہیں تو ایگزیکٹلی. کیونکہ دیکھیں اب اگر ٹیچر, ایک آپ نے پہلے جو کوشچن کیا کہ ہم کرتے کیا ہیں, پڑھ کے جانا, اس کے بعد پھر اس کو اسٹوڈنٹ کے کوشچن کو ٹیکل کرنا, اس کو اچھے طریقے سے ڈیلیور کرنا. نہ صرف ہم نے کانٹینٹ اچھا پریپیئر کرنا ہے, ہم نے میتھڈالوجیز بھی اچھی لے کے آنی ہیں تاکہ بچوں کو سمجھ بھی آئے اور بچے آگے اس کو جا کے اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی بھی کر سکیں. اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ہم لوگوں کو اپنی ریسرچز پروڈیوس کرنی ہوتی ہیں تاکہ ہمارا ایکیڈیمیا اور انڈسٹری لنکیج ہو سکے, جو ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ بیس کیا ہے, نئے نالجز آئیں گے, نئے نالجز کریٹ ہوں گے, اور جب تک کہ ہم اچھی ریسرچ نہیں کریں گے اس کے دروازے مارکیٹ کے لیے نہیں کھلیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں ایک چیز اویلیبل ہے اور پھر ہم اس کو فوراً سے امپلیمنٹ کر دیں. کبھی کبھی نئے نالجز لانے پڑتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے ہمیں امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے یا شو کرنا پڑتا ہے کہ بعد میں مارکیٹ خود اس کا ڈیمانڈ کرے. پھر ریسرچ ایک اچھا خاصا ٹائم ٹیکنگ ٹاسک ہے, اور نہ صرف یہ کہ ہمارے کئی لیکچررز ہیں وہ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں, ہمارے کئی پوسٹ ڈاک کر رہے ہیں, تو اس کی ایک اپنی ریسرچ کی ریکوائرمنٹ ہے. پھر ہمارے جو ٹیچرز دوسرے ہیں ان کی ایک اپنی بینچ مارک ہے کہ آپ نے اتنے ریسرچ پیپر سال کے پروڈیوس کرنے ہوتے ہیں. نہ صرف یہ, اس کے بعد جب ہم گھر جاتے ہیں, گھر جانے کے بعد ہمارے اسٹوڈنٹس پھر بھی ہمیں کوئی کویشچن کر سکتے ہیں, ہم سے پھر بھی کچھ پوچھ سکتے ہیں, کوئی کویشچن پوچھ سکتے ہیں, اپنے اسائنمنٹ سبمٹ کر سکتے ہیں, ان کے کوئی پرسنل پرابلم ہو. اور پھر جیسے جیسے ہمارا لیول انہانس بھی ہوتا ہے ہم اپنی ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز میں بھی آ جاتے ہیں. رات گئے تک بھی آپ کو, اگر آپ گھر میں چلے گئے ہیں, ڈیوٹی آورز ختم ہو گیا, پھر بھی آپ کو کسی جی بالکل طریقے سے رابطہ کر کے وہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے. بالکل پوچھ کیا سکتے ہیں, پوچھتے ہیں. کوئی ان کا ایون پرسنل ایشو بھی ہو, ہمیں اسٹوڈنٹ کی ویل بینگ بھی دیکھنی ہوتی ہے, ان کی ایموشنل سیٹسفیکشن بھی اس سینس میں رکھنی ہوتی ہے کہ جب تک وہ مینٹلی ہیلدی نہیں ہے وہ کس طریقے سے پڑھائی کر سکتے ہیں, انٹلیکچولی ہیلدی کیسے ہوں گے, تو وہ ہم سے کویشچن کر سکتے ہیں. نہ صرف یہ, اگر آپ ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹی میں ایز اے ٹیچر ہیں تو پھر اس کے علاوہ رسپانسبلٹیز ہیں, اس کے علاوہ بہت سی چیزیں دیکھنی ہیں. ہمارے پروفیسر حضرات ہیں, جو ڈائریکٹرز ہیں, جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کی ایک اپنی رسپانسبلٹی ہے اپنے ٹیچرز کے ایشوز دیکھنے ہیں, ان کی بچوں کی چھٹی کیوں لے رہے ہیں. کوئی یعنی آلموسٹ آپ کو تقریباً جو ہے وہ 16-18 گھنٹے آپ کی ڈیوٹی ہے. جی میرے خیال میں 24/7 ہے, یونیورسٹی سے چلی بھی جائیں 24/7 ہے. کبھی کبھی ایک گھنٹے میں ہم 2 گھنٹے کی ڈیوٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ امیجن کریں اب اس یہ جو ریبیٹ ہمارا یہ لے لیا گیا ہے, اس کے بعد پھر کئی اساتذہ ایسے ہیں جن کے گھر ہی اسی تنخواہ پہ چلتے ہیں. ویسے بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے. جی بالکل, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو ٹیچرز کی تو بہت رسپانسبلٹی ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اقدس وحید سندیلہ صاحبہ سے. ان سے جو ہے وہ کچھ سوال کریں گے کہ کیا اس کا کوئی فرق بھی پڑے گا, ریسرچرز کیا ایسا ہوگا کہ فیوچر میں پی ایچ ڈی کرنے والے کم پڑ جائیں. ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, पाकिस्तान की अगर बात करें तो सबसे आला तरीन अगर डिग्री कोई पाकिस्तान के अंदर जो है वो कंसीडर होती है तो उसको पीएचडी कहा जाता है, और पीएचडी करने के लिए जो है वो एक लंबा सफ़र करना पड़ता है, और पीएचडी होल्डर फिर रिसर्च करते हैं, और जो रिसर्च करने वाले साथी हैं उनके ऊपर एक जो है वो एक जो उनको सहूलत दी गई थी टैक्स छूट की, वो आलमोस्ट 75% थी, आहिस्ता आहिस्ता उसको कम कर दिया गया, फिर 50 पे, अब 25% कर दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और इस वक्त साजा पीएचडी होल्डर साजा पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सड़कों पर है और सरापा एहतजाज है। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मेरे साथ अकदस वहीद संदेला साहब है। मैडम बताइएगा कि आप समझती हैं अगर ये जो है वो टैक्स छूट ख़त्म कर दी जाती है आपके ऊपर, आपको ये रिलीफ नहीं मिलता, बेनिफिट नहीं मिलता, तो फ्यूचर में रिसर्च के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, लोग जो है वो इस तरफ जाएंगे फिर? जी बिल्कुल पड़ेगा। फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, जब आपने रिसर्च के बेसिस पे जो ग्रांट दी थी या आपने कोई टैक्स रिबेट दिया था आप वो वापस ले रहे हैं। देखिए, इस सब को समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि जब प्रोफेसर्स की या लेक्चरर्स की या किसी भी कैपेसिटी में कोई टीचिंग कर रहा है, जब उसकी प्रमोशन होती है उसमें एक बहुत वाइटल रोल जो है, इंटेग्रल रोल जो है वो उसकी जो उसने रिसर्च कंडक्ट की होती है उसने वो प्ले करता है। तो अगर आप टीचर को इतना पे ही नहीं कर रहे कि वो एक जॉब से अपना घर चलाए, तो ऑफ कोर्स वो दूसरी जॉब करेगा। एक तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक तो महंगाई की शरह आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ी है। सो जिस शरह से महंगाई बढ़ी है, एक तो आप उस शरह से सैलरीज नहीं बढ़ा रहे, ऊपर से आपने जो छूट दी आप वो भी वापस ले रहे हैं। तो घर तो टीचर ने चलाना ही चलाना है, चाहे वो फीमेल टीचर है चाहे वो मेल टीचर है। सो वो घर चलाने के लिए दूसरी जॉब करेगा। जब वो 2 जॉब्स एक टाइम पे कर रहा होगा तो वो रिसर्च को टाइम तो नहीं दे सकेगा। रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जो आपकी फुल अटेंशन मांगती है, जो आप फिज़िकली भी आप अटेंटिव हो, आप मेंटली भी अटेंटिव हो, तब आप एक अच्छा रिसर्च आर्टिकल या कोई भी रिसर्च पब्लिकेशन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो अगर एक इंसान, एक टीचर थका रहेगा, अगर वो 2 नौकरियां करेगा, जी काम तो काफ़ी मुश्किल है जी एग्जैक्टली रिसर्च करना आसान काम नहीं है, और इसी की बुनियाद पर आपकी भी रैंकिंग होती है इंटरनेशनली, आपकी यूनिवर्सिटीज़ की भी रैंकिंग होती है इंटरनेशनली। तो ये नहीं है कि इसका सिर्फ एक उस्ताद को फ़ायदा होगा, उसकी प्रमोशन होगी, आपकी अपनी तालीम का मेयार दुनिया में बेहतर होगा। आप एक ऐसे माइंड्स प्रोड्यूस कर सकेंगे फ्यूचर में जो कि जाकर किसी भी इंडस्ट्री में आपका नाम बना सकें। तो आप टीचर को एटलीस्ट इस काबिल तो छोड़ें कि वो एक तनख्वाह से अपना घर चला सके, उसको मल्टीपल जॉब्स ना करनी पड़े, वो हर टाइम मेंटली और फिज़िकली परेशान ना रहे, और वो अपनी फुल अटेंशन, अपनी तवज्जो अपने काम को दे। और उस्ताद का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस चीज़ पे बहुत एम्फसाइज़ करना चाहती हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि शायद असातिज़ा जो है इस माशरे का ऐसा तबका है जिनका काम कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, या बाकी जो लोग हैं उनका काम ज़्यादा अहम है, तो वही लोग उन सीटों पर भी इन्हीं असातिज़ा की वजह से ही बैठते हैं। इन्हीं असातिज़ा के पढ़ाए हुए सिखाए हुए लोग जाकर ये नौकरियाँ करते हैं जो कि पॉलिसी मेकिंग करते हैं। तो एक ऐसा उस्ताद माशरे में प्रोड्यूस करें, एक ऐसा उस्ताद माशरे में कायम रहने दें जो अपनी पूरी तवज्जो अपने प्रोफेशन को दे सके। डॉक्टर अमजद अब्बास मगसी साहब बताइएगा कि ये तो यहाँ पर एक और बात सामने आ गई है कि जो लोग ये जिनको छूट दी गई थी टैक्स की, उनको रिकवरी डाल दी गई है। अब जो 10-15 सालों से जो बंदा ये फैसिलिटी ले रहा है या जिसको ये जो है वो छूट दी गई थी टैक्स की, तो वो तो लाखों रुपया उसका वो बन जाएगा। और शदीद महंगाई में तनख्वाहें कम हो गई हैं, तनख्वाहों में इजाफा करने की बजाय ये कम हो चुकी हैं, तो ये कैसे गुजारा होगा और कैसे रिकवरी दी जाएगी? इसी तरह मैंने इशारा किया ना कि ये हुकूमत की तरफ से एक ऐसा कदम है जिसने बहुत ज़्यादा बेचैनी और मायूसी जो है फैलाई है पूरी असातिज़ा कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान में। और जैसा कि कल यौम सियाह पूरे पाकिस्तान में मनाया गया, कराची से लेकर खैबर तक हर बड़ी जो यूनिवर्सिटी थी उनके असातिज़ा कराम इस रमज़ान की हालत में रोज़े में वो बाहर आए, ख़वातीन की तब बहुत बड़ी तादाद सामने आई। तो वही है जो इस तरफ आप इशारा करें कि जब बैठे बिठाए आपका बजट जो है वो इस तरीके से हिल जाए कि आपको हज़ारों रुपए उसमें जो है कटौती हो जाए। और जैसे आपने बताया कि आप कोई और इंसेंटिव दे ही नहीं रहे, ना तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं, और ये वाहिद एक छोटा सा रिलीफ था जो आपने उनसे छीन लिया। और उसके बाद जो है साफ ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा नेचुरल है जो रिएक्शन इस तरीके से आया, और किस तरीके से ख़ुद असातिज़ा कराम ने अपनी तदरीसी सरगर्मियाँ छोड़कर तो जो है वो इस जो है वो एहतजाज का हिस्सा बने। तो उन्होंने ये भी किया कि अब हैरानी की बात ये है कि वो 2022 से कह रहे हैं, जबकि 2023-2024 के इनकम टैक्स के जो अपने मैनुअल से
इनकम टैक्स के जो भी रिटर्न जमा हुए उनका अपना इनकम टैक्स का सिस्टम जो है वो पूरा इस रिबेट को इस तरीके से कबूल करता रहा। और देखिए बात ये है कि पूरे दुनिया में असातिज़ा कराम को, जो रिसर्चर्स होते हैं, उनको इस तरह के इंसेंटिव दिए जाते हैं। बाकी दुनिया की जब आप मिसाल देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की मिसाल देते हैं, तो वहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटीज़ के जो अरबों रुपए के, सैकड़ों अरब रुपए के उनके बजट होते हैं, जो पाकिस्तान के डेवलपमेंट बजट से भी ज़्यादा होते हैं। और जबकि आप पूरे पाकिस्तान की 150 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को सिर्फ लेकिन 65 वो अरब बात तो देते ठीक हैं। है कि और लेकिन पिछले 8 साल इस वक्त हुकूमत वक्त ना सिर्फ जो है वो MNA MPs की तनख्वाह में 300% तक इजाफा कर रही है, उसके अलावा जुडिशरी में इजाफा हो रहा है, और दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने फ्यूचर बनाना होता है, हमारी इस कौम का फ्यूचर बनाने वाले लोग आप हैं, उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। और क्रिकेटर्स को आपने पिछले दिनों देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से माशाल्लाह हमारी टीम ने कारकर्दगी भी दिखाई, तो चैंपियंस ट्रॉफी की जो है टैक्स रिबेट उनको दी गई कि जो भी उनकी इनकम होगी, जो उनके ऑफिशियल्स होंगे, जो क्रिकेटर्स होंगे, उनको 2 हफ्ते पहले टैक्स रिबेट दिया गया। जबकि हमारा टैक्स रिबेट जो है वो छीन के तो एक ऐसा मैसेज दिया गया, जैसे आपने बताया कि जो रियल सेंस में, क्योंकि हमने सिर्फ क्लास पढ़ानी नहीं होती, हमने उसके साथ जो नौजवान नस्ल हमारी जो हमारे पास है उसकी तरबियत करना भी, उनको जो है आदात व अतवार भी, उनकी जो माशरे को उनके एक मुफीद शहरी बनाना भी साफ ज़ाहिर है ये इन यूनिवर्सिटीज़ में बनाया जाता है। और उसमें जब वहाँ पे आपका उस्ताद मुतमईन नहीं होगा, जब आपका उस्ताद जो है वो इस तरीके से परेशान होगा, वो सड़कों पे होगा, तो आप खुद सोचेंगे जो आपकी नौजवान नस्ल है जिसके साथ उसने 8-8 घंटे उस बच्चे ने, नौजवान ने, बच्ची ने यूनिवर्सिटी में गुजारने, और वहाँ पे यूनिवर्सिटी का हर उस्ताद और उनकी हर फीमेल टीचर अगर परेशान है, अगर उसकी, क्योंकि ये जो टैक्स कटौती हुई है इसमें प्रोफेसर से लेकर लेक्चरर तक तमाम कैडर्स के, जो जूनियर से लेकर सीनियर मोस्ट प्रोफेसर तक जो है वो इसकी जद में आए हैं, जिसके और जितना सीनियर ज्यादा था, जिसकी जो थोड़ा ज्यादा सीनियरिटी थी, उसको उतना ज्यादा नुकसान हुआ है। बिल्कुल ठीक तो है, अब ठीक है। मुझे बताएं कि इस तरह क्या बात है जी। बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर साहिबा खान ये बताइएगा कि कोई आपको लगता है कि ये जिस सोसाइटी में आप रह रही हैं कि आपके साथ इम्तियाजी सलूक है, क्योंकि एक तरफ तो जो है वो मैं उनसे भी सवाल कर चुका हूँ, MNA MPs की तनख्वाह में 300%, 400% इजाफा, और इतनी सहूलतें, जुडिशरी की बात कर लें उनकी तनख्वाह में इजाफा, तो फिर आपके साथ ये सलूक क्यों? आप क्या उतना काम नहीं करते? आप क्या उस तरह स्टेक होल्डर नहीं हैं? वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में टीचर्स की वो रिस्पेक्ट ही नहीं है। और हम लोग, जैसे मैंने पहले भी बयान किया कि हम लोग चाहते तो हैं मुआशरा कायम रहता है जो टीचर्स की जी रिस्पेक्ट नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें ऐसा ही है, अभी मिस अख्तस ने भी जैसे फरमाया कि हमसे ही तो बच्चे निकल के जाते हैं, और हमें जब कहा जाता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और जो कि हमें लेनी भी चाहिए कि हम बच्चे अच्छे प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते, लेकिन उसके पीछे बहुत सी बैकग्राउंड में रीजंस होती हैं। और वो रीज़न यही है कि जब तक एक टीचर एक स्टेबिलिटी में नहीं है, मेंटल स्टेबिलिटी में नहीं है, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो डिलीवर कैसे करेगा? वो डिलीवर कैसे करेगा? उसको हमेशा जब फिक्र रहेगी कि मुझे कमाना है और फिर मुझे अपने खर्चे अखराजात को पूरा करना है, तो वो किस तरीके से स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअलिज्म पे या उसकी डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि इम्तियाजी, तो इम्तियाज से वर्ड निकला है, वो तो एक सुपीरियॉरिटी की सेंस में चल जाता है। मुझे तो लगता है कि बहुत ही इनइक्वालिटी है, बहुत ही शदीद किस्म की डिस्क्रिमिनेशन है। और कोई भी, अगर आप दूसरे कंट्रीज़ का या दूसरे ममालिक के हालात देखें, वहाँ पे जब टीचर पढ़ा रहा होता है या रिसर्च इंसेंटिव्स मिलते हैं, इसके अलावा मुराद मिलती हैं, इसके अलावा उनसे इवन बाहर के कंट्री के ममालिक के लोग भी जाएं, जैसे हम अगर जाएं किसी और कंट्री में, तो वहाँ से हमें भी टैक्स छूट होगी। जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, हमें भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे ताकि हम आराम से जाके वहाँ पे पढ़ सकें और अपनी रिसर्च के ऊपर और अपनी जो भी नए आइडियाज़ हैं उसके ऊपर हम तवज्जो दे सकें। हमें ये बात समझनी होगी कि अब जिस दुनिया में अब हम रह रहे हैं, वो दुनिया
आइडियाज़ की जंग के ऊपर चल रही है। जिसके पास अच्छा आइडिया है, जिसके पास एक अच्छा काम करने का तरीका है, मेथोडोलॉजीज़ हैं, वही कामयाब होगा। जिसके पास अच्छे आइडियाज़ नहीं है, जिसके पास अच्छी मेथोडोलॉजीज़ नहीं है, वो कॉम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। फॉर एग्जांपल AI की बात कर लें, AI एक आइडिया था जिसको कि इम्प्लीमेंट किया गया। अब अगर आप हमारे टीचर्स को इस किस्म की जंजीरों में जकड़ देंगे कि वो आम रोटी पानी कपड़े की फिक्र करता रहेगा, तो आप बताएं वो सोचेगा कब, सोचने का काम खुद कब सोचेगा और अपने स्टूडेंट से कब सोचने का काम करवाएगा। तो इस सेंस में तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि टीचर्स के साथ एक ऐसा सलूक किया जा रहा है कि जो कि नारवा सलूक है, जो कि एक अच्छा सलूक नहीं है, जिसकी बेसिस पे जिस काम के लिए वो बने हैं वो काम कर सकें। बिल्कुल ठीक। अच्छा अख्तर साहब ये बताएं कि क्या इतनी तनख्वाहें आपकी हैं कि अच्छे तरीके से आपका कोई लाइफ स्टाइल अच्छा गुजर जाता है, अच्छा गुजर बसर होता है? इतनी तनख्वाहें हैं आपकी? नहीं, बिल्कुल भी इतनी तनख्वाहें नहीं है कि अच्छा गुजर बसर हो जाता है। आप लाहौर जैसे सिटी में या इवन किसी भी और सिटी में कोई रह रहा हो तो हम तो चलें फीमेल हैं, हम पे फिर भी ये आ जाता है कि कोई एक साथ जो है अर्निंग हैंड होगा। हालांकि अब ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो अकेली घर चला रही हैं, अकेली अपने बच्चों को पाल रही हैं, अपना भी जिम्मेदारी उठाती हैं, अपने बच्चों की भी जिम्मेदारी उठाती हैं। और फिर वो है ना कि हम मज़ाफ़ात से आए हुए लोगों का मसला रिस्क का है, तो यहाँ पर ज़्यादातर वैसे भी लोग मज़ाफ़ात से ही आए हुए हैं। सो उन्होंने घरों के किराए भी देने हैं, उन्होंने बिजली के बिल्स भी देने हैं, रेजिडेंस सरकारी तौर पर ऐसी कोई रेजिडेंसेस का टीचर्स के लिए। अगेन वही बात है ना, टीचर्स के लिए ये चीज़ें हम सोचते ही नहीं हैं। मुझे मशवरा साज़ों की उस पर रश्क आता है कि वो क्या सोच के ये मशवरा देते हैं कि वो जो जहन साज हैं इस कौम के, जिन्होंने इन बच्चों की जहन साजी करनी है, आप उन्हीं को अपने ख़िलाफ़ करते जा रहे हैं, उन्हीं को आप उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम करते जा रहे हैं। जब वही जहन ये समझेंगे कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमें माशरे का एक ऐसा फ़र्द नहीं समझा जाता जो कि बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी में, तो वो आगे किसकी की क्या जहन साजी करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि टीचर की जो तनख्वाहें हैं वो बहुत कम है जिनसे वो अपना घर चला सकते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे टीचर्स के ग्रुप होते हैं और अमूमन कुछ फैकल्टी मेंबर्स अपनी इस प्रॉब्लम को शेयर भी कर रहे होते हैं कि ये तनख्वाह से तो मेरा घर नहीं चल रहा, मैं क्या करूँगा। जब ये हमारी जब हमारी टैक्सेस कटे हैं और पढ़ाकर भी कोई आप पढ़ाते हैं या नहीं? जी पढ़ाएं भी तो एक तो ये, और फिर आपने इतनी पाबंदियां लगाई हुई हैं। आपने हमारे पास अब तो वैसे ही टाइम नहीं छोड़ते, पहले हम यूनिवर्सिटी में इतने ज़्यादा आवर्स देते हैं, फिर हम जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे होते हैं 5-6 बजे तक तो आप यूनिवर्सिटी में के साथ ही एंगेज होते हैं, तो बाद में भी आप कितना को ही पढ़ा लेंगे और कितना ही कमा लेंगे। और दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि आप ये देखें कि आप टीचर को घर चलाने के लिए एटलीस्ट कुछ फैसिलिटेट करें, बल्कि मैं ना सिर्फ ये कहती हूँ कि आप ये टैक्स की छूट हमारी वापस करें, ये रिबेट हमारा रिस्टोर करें, इसके साथ साथ प्लीज़ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, इस तरह पे हुकूमत काम करे, जो भी रेलिवेंट इदारे हैं, जो भी रेलिवेंट लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं। अख्तर साहब आपसे उन्होंने पैसे बचाने हैं, ये टैक्स आपसे जो छूट दी खत्म करके उसके बचाने के जी बहुत सारे उससे कोई हमारा कर्जा उतर जाएगा। जी देखें, उसके बचाने के बहुत सारे तरीके हैं, बराह करम उन तरीकों से बचाएं। एक उस्ताद को आप जितनी तनख्वाह देते हैं वो आप भी जानते हैं, तो बराह करम उनकी तनख्वाहों में बल्कि इजाफा कीजिए, बल्कि ये सोचिए कि आपने टीचर्स को फैसिलिटेट कैसे करना है। एक और बात देखें, आपकी माशरे का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा तबका जो है वो असातिज़ा ही हैं, PhDs जो बैठे हुए हैं, पोस्ट डॉक जिन्होंने किया हुआ है, वो माशरे की मैं उनको कहती हूँ कि ये एजुकेशनल इलीट है आपकी सोसाइटी। बिल्कुल जी, एजुकेशनल लीड है, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से बिल्कुल ऐसा नहीं हो जी। डॉक्टर नुमान साहब ये बताएं कि एक तो ये है कि आपका एक मरतबा फिर जो है वो 11 मार्च को आपने कहा है कि जी हमने करना है एहतजाज, तो अगर कोई बात नहीं सुनी जाती एहतजाजी लाहेमल के बाद भी, तो फिर क्या करना है? जी देखें, एहतजाज जो है ये हमारा बेसिक राइट है और पुरअमन एहतजाज हम कर रहे हैं। कल भी हमने GC यूनिवर्सिटी से इस्तांबुल चौक तक एक रैली निकाली, फिर इस्तांबुल से हम जो है वो पोस्ट मास्टर जनरल के ऑफिस तक और फिर वापस GC तक आए और हमने बड़ा पुरअमन एहतजाज किया। और हमारा मुतालबा जो है वो हमारा बेसिक राइट है कि देखें हमें 25% रिबेट को बहाल करें, बल्कि मैं यहाँ तक कहता हूँ कि वो जो हमारा इनिशियल 2001 में था 75%, वो बहाल होना चाहिए। फिर जाके हमारा वही बातें होगी, रिसर्च हम जब तक ज़हनी सुकून नहीं होगा, क्योंकि जो थिंकिंग है और रिसर्च के ऊपर जो है आगे उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो आपका ब्रेन के साथ काम है। बिल्कुल टीचर अच्छा, था और रिसर्चर दूसरा ये साथ बता दें कि कितना मुश्किल हो जाएगा अब आपके असातिज़ा को इसकी
छूट ख़त्म करने के बाद गुजारा करना? देखें, आप ख़ुद देख लें कि एक तो 25% जब रिबेट ख़त्म हुआ तो हमारा एक ग्रेड पे का वैसे कम हो गया, उसके बाद इन्होंने फिर रिकवरी डाल के एक और लेवल हमें नीचे कर दिया। और आप अंदाज़ा करें कि मैं तो क्योंकि डायरेक्टर भी हूँ इंस्टीट्यूट का, मुझे अंदाज़ा है कि मेरे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं या बाकी आप सारे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के जो हमारे साथीज़ा हैं रिस्पेक्टेबल, अब आप ख़ुद देखें कि उनका जो 50% के करीब अगर टैक्स आप इंक्रीज़ कर दें और तो वो पे में उतना ही रिडक्शन हो जाएगी। और आजकल के दौर में कुछ 100 रुपये भी कम हो जाएं तो वो पता नहीं होता कि हम उसको कैसे मीट करेंगे। तो बाकी वो सवाल जो आपका था कि जी अब हम क्या करेंगे अगर हमारा मुतालबा ना माना गया। जी। लेकिन जी डायलॉग का जो प्रोसेस है कभी भी ख़त्म नहीं होता। गवर्नमेंट ने अभी तक, हम देखें गैर सियासी लोग हैं, हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि जो रिबेट है उसको बहाल किया जाए, बल्कि 75% वाली ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आया जाए। अगर फ़र्ज़ करें कि हम डायलॉग करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं फवासा के डॉक्टर मक्सी साहब, वो भी बार बार ये डायलॉग की तरफ जोर दे रहे हैं, लेकिन देखें डायलॉग भी एक हद तक होता है। हम चाह रहे हैं कि बेहतरीन फैसला होता है डायलॉग। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम पुरअमन एहतजाज डायलॉग करें। बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़िर। कैसे फिर एडजस्ट करना है, क्या करें? देखें, अब देखें टीचर के अंदर भी ना डिफरेंट शेड्स हैं। आप बजट की भी जब बात करते हैं, कुछ टीचर्स तो ऐसे होंगे जिनके ऊपर शायद कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन बहुत से टीचर्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि देखिए हमारे माशरे में वही टीचिंग के अंदर जनरली जब लोग आते हैं तो वो एक ख़ास तौर पर ख़वातीन की मैं बात यहाँ पे करना चाहूँगी, वो ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनके पास और कोई प्रोफेशनल ऑप्शन नहीं होती। उनको ना तो उनकी फैमिलीज़ वो ऑप्शन देती है ना कुछ और देती हैं। कई ख़वातीन ऐसी हैं जो सिंगल मॉम्स हैं, ठीक है, उनके किसी भी रीज़न की वजह से वो अकेली होती हैं, उनको अपने बच्चों को पालना, उनकी देखें पेट्रोल कितना एक्सपेंसिव है, उसके अलावा टैक्सेस जो दूसरी अशिया पे बढ़ चुके हुए हैं, उसके अलावा वो मर्द हजरात, वो टीचर उसातिज़ा जो मर्द हजरात हैं जिन्होंने अपना पूरा ख़ानदान चलाना है, उनके वालिदैन की तबीयत ख़राब हो सकती है, उनके बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर हो सकती है। तो आप इमेजिन करें कि उनका बजट तो बिल्कुल डिस्टर्ब होगा। उसके अलावा देखिए टीचर्स की एक और बात भी है, टीचर्स ने अपने रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश करवाने होते हैं और हमारी पब्लिशिंग जितने भी जर्नल्स हैं वो उनकी भी कहीं ना कहीं फ़ी होती है। तो इसका मतलब है जब आप जैसे ही उनकी पे को इंक्रीज़ के ये टैक्स की छूट को ख़त्म करते हैं, साथ ही उनकी पे कम होती है और उनकी साथ ही जो पब्लिकेशन और उनकी जो उनकी ऑप्शन ऑफ गेटिंग प्रमोटेड है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि उनकी हम फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे वो अपनी पैसे और कमा सकते हैं वो भी कम कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी साथ बता दें, क्वेश्चन है शायद आपको इसका कोई जायज़ा हो कि कितने फ़ीसद आपके ऐसे उस्ताद हैं जिनके अपने घर हैं और वो रेंट पे नहीं रहते? मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसे उस्ताद होंगे, और अगर होंगे भी उनके घर तो जाहिर बात है वो अपने पेरेंट्स के साथ, तो अगर आप तनख्वाह का एक हिस्सा तो रेंट में चला गया। देखिए अगर किसी के पास अपने घर होंगे भी, बहुत कम होंगे जिनके अपने घर हैं, वही मैंने कहा कुछ के फैमिली बैकग्राउंड्स डेफिनेटली अच्छे होते हैं, शौकिया होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे उस्ताद हैं जिनके अपने घर होंगे क्योंकि वो बाहर के शहरों से आए हुए पढ़ाने। लेकिन फिर भी जैसे भी है जो महंगाई है, इस महंगाई में इन तनख्वाहों में आप समझते हैं गुजारा तो नहीं होगा। देखिए यही तो मैं आपको बता रही हूँ, डिफरेंट शेड्स और जब गुजारा नहीं होगा तो आप फिर कैसे अपनी जॉब कर सकती हैं, कैसे आप जो है वो इसको बरकरार रख सकती हैं, क्वालिटी जो एजुकेशन आप फराहम करते हैं? क्वालिटी एजुकेशन देखें, क्वालिटी वो सोक्रेटिस ने एक बात कही थी कि फिलॉसफी इज़ अ टास्क ऑफ लग्जरी, कि अगर आपके पास इतना लग्जूरियस टाइम होगा तो उसके बाद ही आप सोच सकेंगे। जब आप हर वक्त बिजी हैं तो अपने खाने पीने के खर्चे में, अपनी बेसिक अशिया के खर्चे में तो आप कैसे सोच सकेंगे? बिल्कुल ऐसा। डॉक्टर मोहम्मद नुमान आफ्ताब साहब से मैं पूछता हूँ कि डॉक्टर साहब अलमिया ये है, पाकिस्तान की अगर बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, हमारे इस मुल्क के अंदर हमेशा एजुकेशन और हेल्थ ये दो ऐसे डिपार्टमेंट है जो भी हुकूमत आती है वो दावा ये करती है कि इसका बजट जो है वो रखा जाएगा, यहाँ पर काम किया जाएगा, लेकिन जब हम देखते हैं जैसे जैसे कोई इक़्तिदार में आता है, टाइम गुजरता है,
تو کٹوتی بھی اسی کے بجٹ سے ہوتی ہے اور بجٹ بھی نہ ہونے کے برابر رکھا جاتا ہے، جو کہ ایک اعلیٰ سٹینڈرڈ جو ہے اس کے معیار کے مطابق رکھنا چاہیے. یہ کیا المیہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کے اوپر فوکس نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ واقعی بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ بڑی ہماری انفارچونیٹ ہے ہماری قوم کے ساتھ بھی، کہ جس سیکٹر کو ہم نے پروموٹ کرنا تھا، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، اس کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے. اور سٹینڈرڈ دنیا کا یہی ہے کہ جی ڈی پی کا 5%، 4 یا 5% آپ نے ایجوکیشن پہ خرچ کرنا ہوتا ہے. ہم اس وقت لیس دین 1% یا تقریباً 1 کے قریب خرچ کر رہے ہیں. تو یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوگا. دنیا کے آپ ٹریول کریں، بہت سارے ہم گئے ہوئے ہیں، باہر بھی دیکھا ہے، بہت سارے چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں اپنے جی ڈی پی کا 15 سے 20% ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں. اور پھر ہمیں ان کے ریزلٹس بھی نظر آتے ہیں. وہ اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی اب انوویشنز ہیں، چاہے بایو ٹیکنالوجی میں ہیں، چاہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یا انجینئرنگ میں ہے، ان کا سب کا جو انوویشن کا اوریجن ہے وہ یونیورسٹیز ہیں. تو یونیورسٹیز کے اوپر انویسٹمنٹ ہے، یعنی ایجوکیشن اور اسپیشلی ہائر ایجوکیشن پہ جب آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا. انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ نے، مطلب جنرلی بات ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن پہ کم انویسٹ کیا ہے اور ہمیں اس کا آؤٹ کم بھی اسی طرح کا مل رہا ہے. اور پھر وہی بات پہلے ہوئی کہ جو باقی ویسٹرن سویلائز نیشن میں یونیورسٹیز کے پروفیسرز کو جو بینیفٹس اور پرکس اور پریولیج مل رہی ہوتی ہیں، اس کا 1% بھی ہمیں نہیں مل رہا ہوتا. اور پھر الٹا وہی بات کہ جو وہ نہیں مل بھی نہیں رہا اور جو مل رہا تھا وہ بھی ہم سے واپس لے لیا جائے. وہ بھی واپس لے لیا گیا. تو اس لیے ہم تو اب اس لیے پریشان ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈرز ہیں، ہم نے ہی ان کو الیکٹ کیا ہوا ہے، ہم میں سے ہی ہیں وہ. اور مجھے بڑی امید ہے کہ یہ ہماری بات سنیں گے. ہم بڑے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد اور میں بہت ہوپ فل ہوں کہ 25% ریبیٹ ہمیں انشاءاللہ واپس تو ملے گا ہی. میں یہ کہ اس بات پہ بھی ہوں کہ میں وہی بات کہ 75 تک بھی انشاءاللہ ہم ڈائلاگ کر کے واپس جا سکتے ہیں اگر ہم نے یونیورسٹیز کو اس چلو اچھی بات ہے. یہ تو پھر آپ کو اگر انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن کیا ہے اور یہ واپس ہو جاتا ہے اور مزید آپ کو 50% ایڈ ہو جاتا ہے تو پھر تو ایک بہت اچھی بات ہے. جی انشاءاللہ ہم بڑے پر امید ہیں اور مقصد صاحب اس کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں. اور ہمیں جتنا معاملہ آپ نے اٹھایا ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حکام اس کو سوچنے پر مجبور ہو. جی ہمیں بڑے پازیٹیو سائن بھی آ رہے ہیں. گورنمنٹ کے جو منسٹرز ہیں انہوں نے اس کو انکار نہیں کیا واپس لینے سے. اور انشاءاللہ یہ جو ابھی کچھ ڈائلاگز گورنمنٹ کے بھی آپس میں کسی اداروں سے ہو رہے ہیں تو اس کے بعد ہمیں بڑی اچھی امید ہے کہ اچھی خبر انشاءاللہ ہمارے پاس. بالکل اچھی خبر. مقصد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. مقصد صاحب یہ ہے کوئی اس کے چانسز کہ ایک تو یہ چھوٹ برقرار رہے اور دوسرا یہ کہ مزید اس میں کوئی ایڈ ہو جائے، جس طرح آپ کو 75% جو ہے وہ شروع میں یہ جو ہے وہ ٹیکس چھوٹ فراہم کی گئی تھی؟ ہم تو اسی کو امید پہ ہیں اور صاف ظاہر ہے کہ ہم نے تو امید پر تو دنیا بھی قائم ہے. بتایا کہ ہم نے ہر طریقے سے خطوط بھی لکھے، ہر طریقے سے اپروچ بھی کیا. اور یہ احتجاج والا تو ایک آخری آپشن ہوتا ہے نا جس کی طرف ہم آئے ہیں. تو ہمیں یہی ہے کہ اب بھی اگر گورنمنٹ سے ایک سنجیدگی سے ہمارے اس مطالبے کو لیتی ہے، اور یہ مطالبہ نہیں ہے، یہ تو حق کی بات ہے، اگر یہ واپس کرتی ہے تو یہ گڈ ول جیسچر کے طور پر ہوگا. اور صاف ظاہر ہے اس کے ساتھ جس طرح ہم نے اپنی تنخواہوں کے لیے بھی بات کی کہ ہماری ڈسپیرٹی بہت زیادہ ہے آلریڈی سیلریز اور آگے بجٹ آنے والا ہے، اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے بھی آپ کا کوئی ڈیمانڈ ہے، مطالبہ؟ کیونکہ بجٹ بھی آنے والا ہے اور بجٹ کے آنے سے پہلے آپ کے لیے ایک بڑا دھچکا تو لگ چکا ہے. جی ہم پہلے دھچکا لگ چکا، پھر ہم نے تو ان کو کہا کہ ہماری جو تنخواہوں کا فرق ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے اور اس فرق کو بھی پورا کیا جائے اور اس میں ہمیں الاؤنسز جو باقی محکموں کو ملتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم بھی تو اسی ملک کے شہری ہیں، ہم بھی مہنگائی سے تو اسی طریقے سے متاثر ہیں. تو صاف ظاہر ہے کہ اگر ہمیں اس طریقے سے اگر وہ الاؤنسز اور ہمیں نہیں دیے جاتی کمپنسیشن تو ہم جو اپنے جو فرائض منصبی ہے وہ ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوں گے اور اس سے پوری ہمارا نیشنل آؤٹ پٹ جو ہے، ہماری جو قومی پیداوار ہے، ہمارا جو قومی کردار ہے، اس کے اوپر بہت اثر پڑے گا. یہ کوئی چھوٹی سی بات اس طریقے سے معمولی بات نہیں ہے اور ہم بار بار حکومت کو یہی احساس دلا رہے ہیں کہ یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے اور اس کو سنجیدگی سے عملی طور پر بغیر کوئی وقت ضائع کیے بغیر اگر اس کو حل کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے. ابھی تک کے جو معاملات ہیں، پہلے بھی آپ سے پوچھا ہے، ایک مرتبہ پھر جو ہے میں بات کرنا چاہتا ہوں، پوچھتا ہوں آپ سے کہ کوئی بات چیت ہوئی ہے، کوئی کس سے بات ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ نے 11 مارچ کو پھر رکھا ہوا ہے احتجاج. جی ہماری اس دوران میں نے آپ سے عرض کیا کہ حکومتی اعلیٰ عہدیداروں سے بات ہوئی ہے، ملاقات بھی ہوئی ہے. انہوں نے ہمارے مطالبوں کے اوپر
ये बात की है कि हम इसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद करते हैं, और हम उनकी तरफ देख रहे हैं। 11 मार्च को फाफासा ने पूरे पाकिस्तान में कॉल दी ये हुई पूरे है, पाकिस्तान और में एहतजाज फाफासा है? की मरकजी कौंसिल जो है ये पूरे मुल्क भर में पाकिस्तान में? कल भी 6 मार्च, जी 6 मार्च को भी जो हुआ है वो भी पूरे मुल्क में हुआ है। इस्लामाबाद में हुआ है, मुल्तान, बहावलपुर में, लाहौर में हुआ है, उकाड़ा में हुआ है, खैरपुर में हुआ है, जाम जो है इसके पेशावर में हुआ है, क्वेटा में हुआ है। तो पूरे मुल्क में मैं जो कई यूनिवर्सिटीज में हुआ है। तो इसके अलावा 11 मार्च की भी इसी तरीके से कॉल है। और फिर मैं आपकी बात करता हूँ कि हम ये नहीं चाहते, असल में हम ये नहीं चाहते, लेकिन मजबूर होके, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एहतजाज और पुरअमन एहतजाज के अलावा अब हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो हम तो कभी भी इस तरह नहीं चाहेंगे, लेकिन साहब जरा अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी और हमारे जो वादे पूरे नहीं किए जाते, अच्छा, लेकिन तो अगर आपके डेफिनेटली खिलाफ हमारे पास कार्रवाई इसके होती अलावा है, रास्ता नहीं है। यूनिवर्सिटियों की इंतजामिया आपके खिलाफ कार्रवाई करती है, या फिर आप किस हद तक जाएंगे? जी देखें, जो फेडरेशन है उसकी मरकजी कौंसिल जो है वो साथ साथ हालात के जायजा लेके, फीडबैक लेके अपने फैसले करती है। तो उसके मुताबिक साफ ज़ाहिर है कि हम पुरअमन तरीके से, एक महज़ब तरीके से, ठीक। जो भी एहतजाज के तरीके हैं वो हम साफ ज़ाहिर है कि उस तरफ जाना चाहेंगे। लेकिन अगेन मैं कई बार बात कर रहा हूँ बार बार कि हम नहीं जाना चाहते उस तरफ। बिल्कुल ठीक है, आप पुरअमन एहतजाज और अपना मुतालबा मनवाना चाहते हैं। डॉक्टर नुमान साहब, इख्तिताम पर आप क्या कहेंगे? जी, अख्ताम पे देखें, सारी डायलॉग हो गई। हमने यूनिवर्सिटीज़ के स्ट्रक्चर पे भी बात की, टीचर्स की ड्यूटीज़ पे भी बात कर ली। हमने अपने 25% रिबेट के वापस होने पे भी बड़ा हमने पॉजिटिव जो है एहतजाज किया है। तो देखें, मैं तो अभी भी बड़ा होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह हम जो है, गवर्नमेंट जो है हमारी बात सुनेगी और 25% रिबेट जो एक्चुअल चल रहा था वो भी वापस होगा। चलो अच्छी बात है, ये तो एक और खुशखबरी फिर इससे- आप सुना रहे हैं। और इससे इंशाल्लाह हमारे जो टीचर्स कम्युनिटी है उनके अंदर जो एक बेचैनी और डिसअपॉइंटमेंट है वो ख़त्म होगी, और हम दोबारा से अपने जो है उस लेवल पे आ जाएंगे जो हमने 25% जो था, जो रिबेट चल रहा था, उसके साथ आ जाएंगे। और बिल्कुल फिर ठीक। होपफुली हम इंशाल्लाह हम स्ट्रगल करेंगे और 75% तक भी हम इसके लिए फ़ाइट करेंगे। लीगल तो नहीं करेंगे हम, अब उनसे मुतालबा ही कर सकते हैं गवर्नमेंट से। बिल्कुल ठीक है। कि हमारी बात अक़दस को वहीद सुना साहिबा, आप क्या कहेंगी? जी, देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि टीचर्स को सड़कों पे आना पड़ा है, टीचर्स को अपने मुतालबात के लिए इस कदर स्ट्रगल करना पड़ा है। उनकी असल जगह तो उनके क्लासरूम्स में है, तो प्लीज़ टीचर्स को वापस क्लासरूम की तरफ भेजें। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से बाकी महकमों को ट्रीट किया जाता है, जिस तरह से उनको मराहत दी जाती हैं, उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, हाउसिंग की, हेल्थ की, आपने अभी तक बात नहीं की कि टीचर के कितना बड़ा हिस्सा तो हेल्थ में ही, किसी खुदा ना खास्ता घर में कोई बीमार है तो वो तो उन्हीं की दवाइयों में ही उसका चला जाता होगा, तो उनको वो बेनिफिट्स भी दें, जी, हाउसिंग बेनिफिट्स। डॉक्टर साहिबा खान साहब, आप भी जरा 20 सेकंड में मुकम्मल कर दें। जी बिल्कुल, मैं बस सिर्फ ये कहूँगी कि देखिए, टैक्स जो बढ़ना है उसका टारगेट ग्रुप को सही करें। ऐसा टारगेट बढ़ना है, हमें पता है गवर्नमेंट की भी कुछ मजबूरियाँ होंगी, लेकिन टारगेट ग्रुप सही होना चाहिए। टीचर्स आर नॉट द राइट टारगेट ग्रुप। एक तो वो ये कि वो सैलरीज ले रहे हैं, दूसरा ये कि उनको आप जब तक अपने टीचर्स को इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इस किस्म की स्ट्रेसेस से फ्री नहीं करेंगे, वो बिल्कुल आपकी ठीक अच्छी है। नेशन ठीक नहीं है बना डॉक्टर सकते। साहिबा खान साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। अक़दस वहीद संदेला साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद नुमान आफ्ताब साहब मेरे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के सदर डॉक्टर मोहम्मद नुमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर अमजद अब्बास मक्सी साहब, जो कि फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी एकेडमिक एसोसिएशन के सदर हैं। और सारे रहनुमाओं ने ये कुछ यहाँ पर जो बात हुई, उम्मीद ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि चांसेस हैं कि ये जो है वो टैक्स की जो छूट का ख़ात्मा किया गया, ये बहाल हो जाएगा। और जो है वो मज़ीद साथ उनको यहाँ पर एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि जी कुछ इसमें कुछ ऐड भी हो सकता है। जिस तरह शुरू में 75% को रिबेट मिली थी, अब देखते हैं कि क्या होता है। इस इशू के ऊपर इंशाल्लाह नज़र रखेंगे, फिर भी एक अगर प्रोग्राम करना पड़ा फॉलोअप करेंगे। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।